Students, I am your science teacher MD Amjad Ali, and today we are going to discuss about atom and molecules chapter 3rd in chemistry. केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स का हम लोग एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं. तो हियर दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ए 0.25 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by weight. तो स्टूडेंट्स यू कैन हियर इट क्लियरली कि ये एक सैंपल दिया हुआ है किसी कंपाउंड का. किस चीज़ का कंपाउंड है? तो ऑक्सीजन और बोरोन का कंपाउंड है. ओके स्टूडेंट, तो एक कंपाउंड है, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई कंपाउंड है. इसमें क्या क्या मिला हुआ है? तो इसमें मिला हुआ है बोरोन प्लस ऑक्सीजन. ओके स्टूडेंट, तो बोरोन और ऑक्सीजन मिल करके एक कंपाउंड बना हुआ है. तो इस कंपाउंड का जो मास है वो दिया है 0.24 ग्राम. अब इस 0.24 ग्राम में दो चीज़ मिला हुआ है. कुछ अमाउंट बोरोन का है और कुछ अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन का है. दोनों मिल करके एक कंपाउंड बनाया है जिसका मास 0.24 ग्राम है. 0.24 ग्राम है. ओके स्टूडेंट, तो इस 0.24 ग्राम में कुछ मास जो है बोरोन का है. तो कितना है? तो स्टूडेंट आप देख सकते हो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बोरोन का मास 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन का दिया हुआ है यहाँ पर 0.144 ग्राम. 0.144 ग्राम. अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.24 ग्राम ही आएगा, क्योंकि इसी कंपाउंड में कुछ अमाउंट बोरोन का है और कुछ अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन का है. हमसे पूछ रहा है कि इस अलग अलग कॉम्पोजिशन का मतलब है कि इस कंपाउंड में क्या क्या मिला हुआ है. तो बोरोन मिला हुआ है और ऑक्सीजन मिला हुआ है. तो बोरोन का परसेंटेज क्या है इस कंपाउंड के अंदर और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है इस कंपाउंड के अंदर. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर. चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. तो ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बोरोन. परसेंटेज ऑफ बोरोन. बोरोन का परसेंटेज क्या है? तो यहाँ पर होगा मास ऑफ बोरोन. मास ऑफ बोरोन, बोरोन का मास बाई टोटल मास, यानी कि कितने में है टोटल मास. और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100 में कितना है. ठीक है, तो देख सकते हैं यू कैन सी हियर मास ऑफ बोरोन. बोरोन का मास कितना दिया हुआ है? तो बोरोन का मास जो है वो 0.096 ग्राम है. तो यहाँ पर लिखेंगे 0.096 ग्राम बाई ये इतना बोरोन जो है वो कितने में है. तो आप देख सकते हो 0.24 ग्राम में जो है 0.096 ग्राम बोरोन है. तो यहाँ पर टोटल मास हो जाएगा, यानी कि कंपाउंड का मास 0.24 ग्राम हो गया. और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आप देख सकते हो इसको, इसका जब हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो ये आएगा 96. पॉइंट के बदले हम लोग लिखते हैं 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिजिट, यानी कि 30. ओके, नीचे में पहले से है 0.24, इसका भी पॉइंट हम लोग रिमूव कर लेते हैं. तो ये जगह 24 और इसका पॉइंट जब हम लोग हटाएंगे तो ऊपर में लिखेंगे 100 इंटू 100 पहले से है. तो ऊपर में हो गया 40, नीचे में हो गया 30. तो इस 30 से ऊपर का 30 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एक 0 हमारे पास अभी भी ये बच रहा है. एंड नाउ वी हैव लेफ्ट 960 बाई एक 0 यहाँ से बचा हुआ है बाई 24, यानी कि 960 अपॉन 24. एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस we will get 40%. तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, ये आएगा 40%. ओके, अब जो हम लोग देखेंगे इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है.
तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है इसी तरीक़ा से निकालेंगे, बिल्कुल सेम तरीक़ा से। यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज भी उसी तरह से होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन बाई टोटल मास, यानी कि कंपाउंड का मास, टोटल मास इनटू 100। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, तो ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 0.144 ग्राम है। कितना में, 0.24 ग्राम में। तो 0.144 ग्राम हो गया और टोटल हो गया 0.24 ग्राम। और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे ये आएगा 60%, ये आएगा 60%। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced। कह रहा है कि जब 3 ग्राम ऑक्सीजन को, 3 ग्राम ऑक्सीजन को, ठीक है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, सॉरी 3 ग्राम कार्बन को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 11 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो पूछ रहा कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हम लोग बर्न करेंगे। तो यहाँ पर एक लॉ अप्लाई होता है, देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास का, ये बताता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो रिएक्टेंट में क्या होता है, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन गैस के साथ जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये जो पार्ट से ये रिएक्टेंट हो गया और जो बन रहा है वो हो गया प्रोडक्ट, यानी CO2 हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास ये दोनों इक्वल होता है। तो कार्बन कितना दिया हुआ है, देखिए 3 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, तो ये हो गया 3 ग्राम कार्बन, और ऑक्सीजन गैस कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये हो गया 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो रिएक्टेंट का मास कितना हो गया, 50 + 3 यानी कि 53 ग्राम हो गया। तो प्रोडक्ट का भी मास कितना होगा, 53 ग्राम ही होगा। तो आंसर हमारा हो गया 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अब डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो स्टूडेंट्स आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं हम लोग वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ इसका फॉर्मूला लिखने के लिए हमको वैलेंसी का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप पिछले वीडियो में वैलेंसी देख सकते हैं कि कैसे वैलेंसी को निकाला गया है, उसके बाद आप इसको ठीक से समझ जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ए नंबर। तो 4 का ए नंबर दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ हम लोग सिंबल को यूज करते हैं, सिंबल, और नीचे में लिखते हैं वैलेंसी, नॉट वैलेंस, हम लोग लिखते हैं वैलेंसी। तो देखिए मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा Mg,
और क्लोराइड यानी कि ये जब मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगा तब ये कहलाएगा क्लोराइड। एक्चुअली ये क्लोरीन है, तो जब अलग अलग लिखेंगे तो कहेंगे क्लोरीन, और क्लोरीन का सिंबल हो जाएगा Cl। नीचे में लिखेंगे वैलेंसी, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और क्लोरीन का वैलेंसी होता है -1। क्या होता है? -1। ओके, तो यहाँ पर माइनस लिखने का भी जरूरत नहीं था, यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप समझिए 2 और ये हो गया 1। अब जब इक्वल रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इक्वल नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, इसको क्रॉस कर देंगे इस तरीक़ा से। अब आप देख सकते हो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Mg, कितना हो जाएगा? Mg1। तो 1 को नहीं लिखा जाता है, ऐसे भी एक ही मैग्नीशियम है। और Cl कितना हो जाएगा? Cl हो गया 2, तो MgCl2, ये दूसरा हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, बी नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ सिंबल लिख लेंगे, सिंबल, और नीचे लिखेंगे वैलेंसी। तो कैल्शियम का हो जाएगा सिंबल Ca और ऑक्सीजन का हो जाएगा O। यहाँ इसका वैलेंसी हो जाएगा +2 और ऑक्सीजन का होता है -2। ओके स्टूडेंट, इसका +2 और इसका -2। तो ये जो है +2 और -2, जब ये दोनों इक्वल रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और अगर इक्वल नहीं रहेगा तो क्रॉस हो जाएगा, जैसा कि हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला बनाए। तो अब हमारा ये बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं सी नंबर। सी में क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, कॉपर नाइट्रेट। क्या लिखा हुआ? कॉपर नाइट्रेट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सिंबल लिखेंगे कॉपर का Cu, और नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है, NO3 होता है। कॉपर का वैलेंसी जो है वो 1 होता है, और नाइट्रेट का भी वैलेंसी जो है वो 1 ही होता है, यानी कि -1 होता है। ठीक है, और इसका +1 होता है। अब जब हम इसको देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा CuNO3, कॉपर नाइट्रेट। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर को देखते हैं। तो डी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम का सिंबल हो जाएगा Ca, और कार्बोनेट जो है वो पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका सिंबल होता है CO3। और नीचे में लिखेंगे हम लोग वैलेंसी। तो कैल्शियम का होता है +2 और CO3 का होता है -2। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, तो हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। गिव द नेम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD। तो फर्स्ट आप देख सकते हो क्विक लाइम, इसमें पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग इस तरीक़े से लिख लेंगे आंसर में। पहले लिख लेंगे नेम ऑफ कंपाउंड। ओके, उसके बाद लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप बता सकते हो इजीली कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। इसलिए हम लोग लिख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पर लिख लेते हैं एलिमेंट कौन कौन सा है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे हम लोग बना लिए। ऐसे आप केमिकल फॉर्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए हम एक कॉलम और बना दिए हैं, क्योंकि ये आपको जब याद रहेगा तब आप आसानी से जो है बता सकते हो कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो पहला नंबर A नंबर क्वेश्चन है क्विक लाइम। ओके, तो क्विक लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
तो देखो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद है कि क्विक लाइम का होता है CaO, यानी कि Ca हो गया कैल्शियम और O हो गया ऑक्सीजन। तो एलिमेंट्स में हम लोग लिख देंगे कौन कौन सा एलिमेंट से मिल करके ये बना है, तो कैल्शियम कॉमा ऑक्सीजन, कैल्शियम कॉमा ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट से मिल करके क्विक लाइम बना हुआ है। बी नंबर हम लोग देख लेते हैं। बी में है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr, यानी कि हाइड्रोजन और बी से हो गया ब्रोमीन, जब जुटेगा तो ब्रोमाइड कहलाएगा। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो चीज़ से ये मिल करके बना है। तो यहाँ पर एलिमेंट में लिख देते हैं हम लोग हाइड्रोजन कॉमा ब्रोमीन, ठीक है, क्योंकि ये जुटेगा तो ब्रोमाइड हो जाता है, ऐसे हम लोग ब्रोमीन कहते हैं, हाइड्रोजन और ये हो गया ब्रोमीन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सी नंबर है बेकिंग पाउडर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेकिंग पाउडर। ये दिया हुआ है बेकिंग पाउडर, ये होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम लोग केमिकल नेम इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और जनरल लैंग्वेज में अगर हम दुकान वगैरह पे जाते हैं तो बेकिंग पाउडर कहते हैं। ऐसे इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। अब इसको देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें Na हो गया सोडियम, H से हाइड्रोजन, C से हो गया कार्बन और O से हो गया ऑक्सीजन। तो कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, तो पहला हो गया हम लोग का सोडियम, फिर हो गया हाइड्रोजन, उसके बाद हो गया C से कार्बन हो गया, और O से हो गया ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट, तो इसमें चार एलिमेंट्स मिला हुआ है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। एंड लास्ट क्वेश्चन डी हो गया पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4। बाद में आपको इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। K2SO4, तो ये हो गया, K से हो गया पोटासियम, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो इसमें मिला हुआ है पोटासियम, ओके, उसके बाद S से हो गया सल्फर, पोटासियम सल्फर, ओके, और O से हो गया ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो इसमें है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ओके, कैलकुलेट द मोलर मास, ध्यान से देखिए, मोलर मास ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इथाइन, ETHYNE, इथाइन। इसका केमिकल फॉर्मूला आपको दे दिया है, इसलिए आपको निकालना इजी हो गया, नहीं तो दिक्कत होता। C2H2, इसको हम बोलते हैं इथाइन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बी नंबर है सल्फर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सल्फर मॉलिक्यूल्स जो है, एक्चुअली सल्फर मॉलिक्यूल्स जो है वो नेचर में S8 बनाता है, यानी कि एक रिंग बनाता है, 8 सल्फर एटम से मिल करके एक सल्फर का मॉलिक्यूल्स बनता है। ऐसे आपको दे दिया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, S8 इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद आपको दिया है फास्फोरस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, C नंबर दिया हुआ है फास्फोरस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फास्फोरस
मॉलिक्यूल। तो ये सब कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स है जो नेचर में अपना एक स्पेशल कंपाउंड बनाता है, जैसे ये P4 बनाता है, ठीक है, यानी कि 4 फास्फोरस एटम से मिल करके एक फास्फोरस मॉलिक्यूल्स बनता है P4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है P4, इसलिए आपको टेंशन नहीं है। अब देखिए डी नंबर जो हमारा है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो आप जानते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही कॉमन एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका ई नंबर, वो दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है HNO3 होता है। अब 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं कि इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला इथाइन, आंसर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इथाइन, ETHYNE, इथाइन। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स वी हैव टू नो अबाउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट्स। डैट इज़ कि अगर हमको इसका मोलर मास निकालना है तो पहले हमको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो हम बताते चलते हैं कि कार्बन का जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो रफ में, कार्बन का एटॉमिक मास जो है या मॉलिक्यूलर मास जो है वो होता है 12 ग्राम। कितना हो गया? 12 ग्राम, ओके। और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 1 ग्राम। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं C2H2 का मोलर मास। C2H2 कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 ग्राम। तो यहाँ रखेंगे 12, चूँकि कार्बन 2 है यहाँ पर तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में लिखेंगे प्लस, क्योंकि अब कार्बन का ख़त्म हो गया, अब दूसरे एलिमेंट आ गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है और ये 2 है यहाँ पर, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड फाइनली वी विल गेट 12 2 जा 24 और 1 इंटू 2 2, सो वी विल गेट 24 प्लस 2 26 ग्राम, 26 ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, 1 मिनट। तो नेक्स्ट हो गया हम लोग का, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सल्फर मॉलिक्यूल्स। तो बी नंबर हो गया सल्फर मॉलिक्यूल्स, यानी कि S8। तो सल्फर का एटॉमिक मास जो है वो होता है आपका 16 2 जा 32, यस 32 ग्राम होता है सल्फर का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो एक सल्फर एटम का मास हो गया 32 ग्राम और यहाँ पर 8 है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हम लोगों को मिल जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 कैरी 25, यानी कि 256 ग्राम। सी नंबर जो है वो हम लोग का क्वेश्चन है फास्फोरस मॉलिक्यूल्स, यानी कि P4। आप क्वेश्चन देख सकते हो, सी नंबर है फास्फोरस मॉलिक्यूल्स P4। फास्फोरस का एटॉमिक मास जो है वो होता है 31 ग्राम। तो एक फास्फोरस मॉलिक्यूल्स का एटम का मास 31 ग्राम है। तो यहाँ पर 4 है तो क्या करेंगे, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 124 ग्राम हो जाएगा, 124 ग्राम हो जाएगा। अब डी नंबर जो है, डी नंबर दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HCl। आप देख सकते हो इसमें डी नंबर क्वेश्चन हमारा जो है कितना दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। HCl आप याद रखिएगा, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम होता है, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो 35.5 होता है, तो 35.5 ग्राम होता है। तो अब कितना हो गया, 35.5 प्लस 1, ये हो गया टोटल 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसका ई नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HNO3, ये हो गया नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो डैट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। तो 16, और यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन का 3 एटम है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48, एंड फाइनली 48 8 4 12 और 1 13 4 1 5 और 1 कैरी 6, यानी कि 63 ग्राम हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, 63 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द मास ऑफ। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मास ऑफ। तो मास 2 होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है गिवन मास। तो यहाँ जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि व्हाट इज द मास ऑफ, तो मास ऑफ का मतलब हो गया कि गिवन मास को निकालना है, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। ये है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास, इक्वल टू गिवन मास। तो गिवन मास को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, बाई मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, कुछ भी लिख सकते हो आप। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया। शॉर्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट अगर आपसे कहे व्हाट इज द मास ऑफ, तो मास ऑफ का मतलब है गिवन मास आपको निकालना है। ये जो स्मॉल m है इसको निकालना है, गिवन मास को कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास को नहीं। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू डेट इज गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास n इंटू m। जब आप इसको क्रॉस करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो m इंटू 1 m हो जाएगा, इंटू n इंटू कैपिटल M, तो ये हो जाएगा nm मीन्स नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला बना लिए नंबर ऑफ मोल के कंसेप्ट से। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम निकाल सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये पूछा है 1 मोल नाइट्रोजन एटम में मास कितना होगा, यानी कि कितना नाइट्रोजन रहेगा तो उसमें 1 मोल नाइट्रोजन एटम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग गिवन मास, यानी कि स्मॉल m हमको कैलकुलेट करना है, कैपिटल M का मतलब होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, नाइट्रोजन एटम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन एटम, एटम का मतलब सिंगल, केवल नाइट्रोजन है, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन
गैस लिखा रहता तो N2 हो जाता। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे काफ़ी, अगर नाइट्रोजन एटम लिखा हो क्वेश्चन में तो इसका मतलब है कि केवल N है, इस तरह से सिंगल N है। और अगर नाइट्रोजन गैस लिखा हुआ रहेगा तो ये हो जाएगा N2। तो यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है, इसलिए हम लोग केवल नाइट्रोजन को समझेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो होता है 14 ग्राम। ये आपको लर्न करना पड़ेगा पहले से। तो 14 ग्राम एटॉमिक मास हो गया। गिवन मास कैलकुलेट करना है। एंड नंबर ऑफ मोल, तो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 1 मोल, तो 1 लिख दिए नंबर ऑफ मोल। And we have to calculate given mass. So for this we have to apply this formula, m equal to number of mole into atomic mass. So the value of n is 1 and the value of capital M, that is atomic mass, which is also given 14 gram, and then we will get finally 14 into 1 14 ग्राम। तो यहाँ पर आप ग्राम लिख सकते हो या एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि केवल इसको यू भी लिखा जा सकता है। तो कितना हो गया 14 ग्राम हो गया। 14 ग्राम आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है बी नंबर। तो बी में यू कैन सी इट क्लियरली 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम, यानी कि नंबर ऑफ मोल दिया है 4 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल n से। तो विच इज गिवन बाय 4 मोल, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम। तो नंबर ऑफ मोल दे दिया है 4 मोल्स। ओके, एंड कैपिटल M बताता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को। तो यहाँ पर कौन सा है एलिमेंट, एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम एटम। तो ओके, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास जो है वो होता है 27 ग्राम, 27 ग्राम हो जाएगा। एंड वी हैव टू कैलकुलेट गिवन मास विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो हमको गिवन मास कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग पहले से जानते हैं द फॉर्मूला ऑफ गिवन मास इक्वल टू n इंटू कैपिटल M, डेट इज नंबर ऑफ मोल इंटू एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 4 दिया हुआ है और एटॉमिक मास कितना है 27। एंड देन फाइनली वी विल गेट 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, डेट इज 108 ग्राम। ओके, इसी तरह से जो है आप इस सी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सी नंबर को भी कैसे बनेगा। तो सी नंबर हो गया यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लिख लेंगे, वो दिया हुआ है 10 मोल। ओके स्टूडेंट, 10 मोल दिया हुआ है, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 10 एंड एटॉमिक मास, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर सोडियम सल्फाइड दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO3। तो इसका पहले आप कैलकुलेट कर लो कि मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 11 2 जा 23 हो जाएगा ये, इंटू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सल्फर का होगा 32 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और यहाँ 3 है तो 3 से कर देंगे। ये चीज़ आपको पहले सिखा दिए कैसे निकाला जाता है, तो आप यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा इसका 23 2 जा 46 प्लस 32 16 3 जा 48, और जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 10 10 और 6 16, 1 हो जाएगा कैरी, 4 3 7 और 4 11 और कैरी हो गया 12, तो 126 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन मास। तो गिवन मास इक्वल टू n इंटू कैपिटल M, यानी कि नंबर ऑफ मोल 10 दिया है और इसका मॉलिक्यूलर मास 126 दिया है, तो ये हो जाएगा 1260 ग्राम।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं।